15 किलो सोना लूट मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। खगौल थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। फर्जी कस्टम अधिकारी बनकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और इसी मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। खगौल थाने में एफआईआर दर्ज की गई है, जहां फर्जी कस्टम अधिकारी बनकर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था। बता दें कि 22 करोड़ 50 लाख का सोना का दावा किया जा रहा है। 15 किलो वजन बताया जा रहा है। पुलिस की ताबड़तोड़ इस मामले में छापेमारी जारी है। लूट में इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली गई है। बरामद कार चोरी की बताई जा रही है। एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है। एक बाइक और बैग भी मिला है। जांच में एफएसएल की मदद भी ली जा रही है। शनिवार को लूट की घटना हुई थी। 5 की संख्या में लुटेरे आए हुए थे। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, सोना लूट मामले में करोड़ों का सोना लूट हुआ था और इस पूरे मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज की गई है। कारोबारी से 15 किलो सोना लूट की गई थी। इसके साथ साथ जिस कार का इस्तेमाल किया गया था उस कार को भी जब्त किया गया है। अमरजीत हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। अमरजीत, बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, कार्रवाई कितनी आगे बढ़ी इस मामले में? इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है क्योंकि 30 घंटे के बाद एफआईआर हुआ है और जिस तरह से एएसपी ने बयान दिया है उसमें जो है एफआईआर में 15 किलो सोना का जिक्र है जो गुजरात से लाया जा रहा था और वहां से जो है बाकरगंज में जो है स्वर्ण व्यवसायी को देना था। और इसी दौरान जो व्यवसायी के 2 व्यक्ति थे वो दानापुर स्टेशन करते हैं और वहां से ऑटो रिजर्व करते हैं और उसे कुछ दूर पे जाने पर ही जो है वो रेलवे ओवरब्रिज पर उसे घेर लिया जाता है और ये दिन की घटना है। घेरने के बाद जो है अपने आप को कस्टम अधिकारी बताते हैं। गाड़ी में भी जो है पुलिस लिखा हुआ था और 2 बाइक से भी व्यक्ति थे। बाइक से भी 2 बाइक घेर था और एक गाड़ी, दोनों जो है घेरने के बाद वो कस्टम अधिकारी बता करके उसके बैग में जो सोना रखा हुआ था वो ले लेते हैं और उसके बाद फिर जो है वो ले करके फरार हो जाते हैं। इस मामले में जो है एक जो 2 व्यक्ति थे जो सोना लेकर के आ रहे थे, उन दोनों में से एक को जो है वो अपने साथ बैठाता है और कुछ दूर ले करके खगौल नवदपुर रूट में ले जा करके वहां उसे छोड़ दिया जाता है। तो बैग भी इसमें मिला है। बैग जो है नहर रोड में ही मिला है। इस पे एफएसएल टीम भी जांच कर रही है और इस मामले में बताया जाता है कि 5 के संख्या में बदमाश थे जो सोना लेकर के जो है फरार हुए। इस मामले में जो एएसपी दानापुर है उनके नेतृत्व में टीम गठित की गई है और उसी टीम की कार्रवाई जारी है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई खास सफलता नहीं मिली है। पुलिस इस मामले में जो 2 व्यक्ति जो है जो लेकर के आ रहे थे, सोना लेकर के आ रहे थे, महेश मामतोरा और उसके साथ उसका साथी जो है, उन दोनों से पूछताछ कर रही है। जो प्रेम से उससे पूछताछ कर रही है। इसमें शक जाहिर किया जा रहा है कि जो व्यक्ति है इनका भी जो है मिली भगत हो सकता है। जो स्टाफ है ये इनका भी मिली भगत हो सकता है। हालांकि अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका अमरजीत। तो देखिए, इस पूरे मामले में जिस तरीके से एक संलिप्तता सामने आई है कि कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों की भी बड़ी लापरवाही सामने आई और अगर कुछ मिली भगत ना होती तो शायद इस घटना को अंजाम नहीं दिया गया होता। आखिर अपराधियों को कैसे पता चला, रेकी की गई और ये कई सवाल अभी बने हुए हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के तफ्तीश अब तेज कर दी गई है। वो बीच में रोककर फ्लाईओवर के पास है ना, रोक के हमको बोला कि हम कस्टम ऑफिसर है तो हमको अपना बैग दे दो। तो थोड़ा देर तो हम घबरा गए, फिर इसको भैया को खींच लिया कि भाई तुम बैठो। अंदर बैग छीन लिया हाथ में से और हमने पूछा आप कहाँ से, कौन से, कहाँ से है, तो कुछ जवाब नहीं दिया उसने। इसलिए फिर इस भैया को खींच के अंदर बिठा दिया ज़बरदस्ती। क्या में बैठा दिया? वो गाड़ी में थे। गाड़ी एक ये थी, एक और वाइट कलर की गाड़ी 2 थी। अच्छा, उसके बाद आपको? मैं फिर घर मेरे सेठ जी को फ़ोन किया कि मैं कहाँ पे जाऊँ, तो वो बोले घर पे चले जाओ। फिर घर पे फिर तुरंत दूसरा कॉल आया कि तुम केस कर दो। वो क्या बोलते हैं,
थाना में? थाना में चले जाओ उधर, तो इसलिए मैं थाना में इधर आ गया। राजकोट से 2 व्यक्ति सोना लेकर आ रहे थे ट्रेन से वो दानापुर रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद वो जा रहे थे टेम्पो में बैठ के। टेम्पो में फिर बीच रास्ते में एक गाड़ी आई बोलेनो, जिसमें से 4-5 लोग उतरे और अपने आप को कस्टम पदाधिकारी बताकर उनका जो बैग था उनके पास उसकी जांच की। उन्होंने बोला कि हम इसकी जांच करना चाहते हैं। जांच के क्रम में उन्होंने उसका जो सामान था अपनी गाड़ी में रख लिया। साथ ही में जो एक स्टाफ था उनका, उसको भी गाड़ी में बैठा लिया। गाड़ी में बैठाने के बाद वो उसको लेके चले गए और थोड़ी दूर जाकर उसको छोड़ दिया और सामान जो था वो चोरी करके वो लोग वहां से ले गए। इसमें जो सोने का जो मालिक है, जो व्यापारी है, उससे उसको ये थाना पर बुलाया गया है। थाना पर उसने आवेदन दिया है। आवेदन में ये बताया है कि सोना जो था वो 15 किलो था। अभी इसमें जो मोटरसाइकिल रैकी के लिए यूज की गई थी वो भी बरामद की गई है और जो गाड़ी है जिसमें जो झांसा देकर जो पदाधिकारी, कस्टम पदाधिकारी अपने आप को बता रहे थे, वो लोग आए थे, उसको भी रिकवर कर लिया गया है। दोनों ही चोरी की गाड़ी है। इसमें और अनुसंधान चल रहा है। दरभंगा में सबसे बड़े सोना लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बेगूसराय पुलिस ने लूटकांड में शामिल 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। बेगूसराय में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक अपराधी को व्हील चेयर पर बैठने को मजबूर कर दिया। देखिए, ये तस्वीरें हैं बेगूसराय सदर अस्पताल की। व्हील चेयर पे बैठा ये कुख्यात अपराधी अब लंगड़ा बन चुका है। बिहार पुलिस ने ज्वेलरी शॉप लूटने के बाद इस अपराधी को जिंदगी भर का जख्म दे दिया है। अपराधी मंगल कुमार को पुलिस ने व्हील चेयर पर बैठने को मजबूर कर दिया है। ये वही खूंखार अपराधी है जो दरभंगा में प्रेम ज्वेलर्स में 2 करोड़ की लूटकांड की साजिश में शामिल था। दरभंगा में बहुचर्चित सोना लूटकांड के बाद पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन पुलिस ने सोना लूटकांड का खुलासा कर दिया है। एसटीएफ और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 6 अपराधियों को धर दबोचा। पुलिस ने अपराधियों के पास से 2 पिस्टल, 9 कारतूस और 3 बाइक के साथ चांदी के आभूषण भी बरामद किए। ये मंसूर चक का दशरथपुर गांव है, उसी के पास से कार्रवाई हुई। इसमें कुल 6 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से कुल 1 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 9 गोली, 3 मोटरसाइकिल और चांदी के आभूषण, 4 मोबाइल बरामद हुए हैं। दरभंगा में सबसे बड़ी सोना लूटकांड के बाद पुलिस ने बेगूसराय के मंसूर चक में छापेमारी अभियान चलाया। इसी छापेमारी के दौरान अपराधियों ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करते हुए सभी अपराधी को खदेड़ना शुरू कर दिया। मुठभेड़ के दौरान अपराधी मंगल कुमार के पैर में पुलिस ने गोली मारी। फिर इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अपराधी मंगल का इलाज बेगूसराय सदर अस्पताल में जारी है। इसमें अभी तक जो घटनाक्रम है उसमें अपराधी की तरफ से 5 से 6 राउंड गोली चली है, पुलिस की तरफ से 4 से 5 राउंड गोली चली। घायल की स्थिति अभी वर्तमान में ठीक है और सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है, विशेष रूप से डॉक्टर। दरभंगा में दिन दहाड़े अपराधियों ने ज्वेलरी की दुकान में 2 करोड़ के जेवर के साथ 20 लाख कैश लूट लिए थे। हथियार की नोक पर इस बड़े लूटकांड के बाद बड़े सवाल भी खड़े हो रहे थे, लेकिन पुलिस ने इस लूटकांड के एक अपराधी को लंगड़ा बनाकर और कुछ अपराधियों को दबोचकर साफ मैसेज दे दिया कि अगर लूटोगे तो ठुकोगे। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। पटना से बड़ी खबर, जहां बंद फ्लैट का ताला तोड़कर लूट हुई है। अज्ञात चोरों ने 35 लाख के जेवरात उड़ा लिए हैं। पीड़ित गृह स्वामिनी ने मामला दर्ज कराया है। पूरे मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। कांटी फैक्ट्री रोड स्थित महात्मा गांधी नगर की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर 35 लाख की जेवर पर हाथ साफ किए गए हैं। पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई है। पूरे मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। कांटी फैक्ट्री रोड स्थित महात्मा गांधी नगर की यह घटना सामने आई है। रामगढ़ से एक बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस और राहुल दुबे गैंग में मुठभेड़ हुई है। देखिए, भुरकुंडा के 2 मुहानी के पास मुठभेड़। राहुल दुबे गैंग का सन्नी सिंह घायल हो गया। पुलिस पर फायरिंग की गई थी। जवाब में पुलिस ने फायरिंग की। आपको बताते चले, भुरकुंडा 2 मुहानी के पास मुठभेड़ पुलिस और राहुल दुबे गैंग में। और इस दौरान बताया जा रहा है कि सन्नी सिंह, जो कि राहुल दुबे गैंग का था, वो घायल हो गया है। पुलिस पर पहले फायरिंग की गई थी और उसके बाद जवाबी कार्रवाई के तौर पर पुलिस ने भी वापस में फायरिंग की।
जावेद जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। जावेद, पुलिस और राहुल दुबे गैंग के बीच में मुठभेड़ हुई है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी, ये मुठभेड़ भुरकुंडा ओपी क्षेत्र के दुम्हानी के पास हुई है। सुबह में राहुल दुबे गैंग के अपराधियों के पीछे पुलिस लगी हुई थी। इसी दौरान सनी सिंह नामक अपराधी ने दुम्हानी के पास पुलिस के पेट्रोलिंग गाड़ी पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में सनी सिंह घायल हुआ है, उसे सदर अस्पताल भेजा गया है। रामगढ़ एसपी मौके पर पहुंच रहे बताना चाहेंगे कि रविवार को ही रामगढ़ पुलिस ने राहुल दुबे गैंग के 7 अपराधियों को हथियार के साथ पकड़ा था और उन्हें जेल भेजा था फ्लाईओवर निर्माण कंपनी के साइट पर गोलीबारी मामले में। जी ठीक है जावेद, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। सिवान से बड़ी खबर, जहां युवती पर चाकू से हमला हुआ है। युवती के शरीर पर कई जगह हमला किया गया है, शरीर पर कई जगह चोट के निशान है। नकाबपोश बदमाश ने यह हमला किया। महाराजगंज के बंगरा गांव की घटना सामने आई है, तो युवती पर यह हमला किया गया है। बड़ी खबर सिवान से बता रहे हैं, शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले हैं। बताया जा रहा है कि नकाबपोश बदमाश ने हमला किया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। महाराजगंज के बंगरा गांव की घटना सामने आई है। तो युवती पर चाकू से हमला, हालांकि वजह क्या रही, बताया जा रहा है कि नकाबपोश अपराधी थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। युवती के शरीर पर कई जगह चाकू से हमला किया गया है। बता दें कि बच्ची पर चाकू से हमला किया गया है, बच्ची के शरीर पर कई जगह हमला किया गया है। तो सिवान से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां शरीर पर कई जगह चोट के निशान पाया गया है। आज बीजेपी का स्थापना दिवस है और 47वां स्थापना दिवस। इस मौके पर देखिए यहाँ पर प्रदेश कार्यालय को सजाया गया है। स्थापना दिवस पर बीजेपी नेताओं में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। आज से 12 अप्रैल तक कार्यक्रम होंगे। 50 बड़े गांवों में जनसंपर्क अभियान होगा। बीजेपी का गांव बस्ती चलो अभियान शुरू हो जाएगा और ये आपको बताते चले 12 अप्रैल तक होगा। तो 12 अप्रैल तक कई सारे कार्यक्रम होने वाले हैं। 47वां स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी बड़े ही उत्साह के साथ मनाएगी। आपको बताते चलें, बीजेपी ने गांव बस्ती चलो अभियान की शुरुआत की है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं और आज किस तरीके से इसकी शुरुआत हो रही है। देखिए जगह जगह पर जितने भी प्रदेश कार्यालय हैं वहां पर सजावट की गई है और ये सजावट अपने आप में काफी ज्यादा देख सकते हैं कि आकर्षक भी है। 47वां स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी मना रही है और प्रदेश कार्यालय को सजाया गया है, बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया है और 12 अप्रैल तक अलग अलग कार्यक्रम होने वाले हैं। आज से इसकी शुरुआत होगी। 50 बड़े गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा और इसके साथ ही देखिए गांव बस्ती चलो अभियान की दरअसल भारतीय जनता पार्टी आज से शुरू करने वाली है। और देखिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की अपनी लिस्ट जारी की है। बंगाल चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची बीजेपी ने जारी की है। लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल हैं। इसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंगल पांडे का नाम भी इस स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। 7 अप्रैल को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट बीजेपी ने जारी की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के सम्राट चौधरी भी शामिल है। 7 अप्रैल को सम्राट चौधरी प्रचार करेंगे, पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पोस्ट पर बिहार में पॉलिटिक्स आई है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बिहार को हर मामले में पिछड़ा बताया। तेजस्वी ने सीएम और डिप्टी सीएम को भी बहस की चुनौती दे दी। तेजस्वी के पोस्ट पर एनडीए ने जोरदार पलटवार किया। हमने जो भी ट्वीट किया है, कोई भी साबित कर दे कि कोई भी उसमें झूठा हमने डेटा दिया हो। जनता ने आपको ट्वीट कर दिया है, आपके बयान को कोई तवज्जो देता है? तेजस्वी के एक पोस्ट ने एक बार फिर बिहार की सियासत को सुलगा दिया है।
तेजस्वी ने एनडीए के 21 साल के शासन पर सवाल उठाते हुए ऐसे आंकड़े पोस्ट किए जिसके बाद सियासी घमासान छिड़ गया। तेजस्वी ने बिहार को हर मोर्चे पर फेल बताया। अपराध, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन में बिहार को अव्वल बताया। तेजस्वी ने डबल इंजन की सरकार पर सवाल उठाते हुए लिखा, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी मानकों में बिहार पिछड़ा हुआ है। तेजस्वी ने सीएम और दोनों डिप्टी सीएम को खुली बहस की भी चुनौती दे दी। तेजस्वी ने दावा किया कि उन्होंने जो भी पोस्ट किया है वही बिहार की हकीकत है। हमने जो भी ट्वीट किया है, कोई भी साबित कर दे कि कोई भी उसमें झूठा हमने डेटा दिया हो, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो केंद्र सरकार की नीति आयोग कह रही है, ये तो हमारा रिपोर्ट है नहीं। तो जिनको अगर आपत्ति है वो नीति आयोग को बोले, लेकिन जो सच्चाई है, सच बोलने में दिक्कत क्या है? तेजस्वी की तरफ से आंकड़े जारी करने के बाद वार और पलटवार का दौर तेज हो गया। बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी को उसी अंदाज में जवाब दिया। नीरज कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर तेजस्वी यादव के हर आरोपों का जवाब दिया। तेजस्वी का आरोप, डबल इंजन की सरकार पर तेजस्वी यादव ने गंभीर आरोप लगाए तो बीजेपी ने जवाब दिया, 1990 से 2005 के 15 साल क्यों भूल गए? देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है। तो बीजेपी ने कहा कि 2001 में साक्षरता 47% थी, जबकि 2011 में ये 61.8% हो गई। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार की है। 2005 से पहले प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे थी। देश में सबसे अधिक अपराध बिहार में था। तो 1990 से 2005 में किडनैपिंग का राज बिहार में चलता था। सबसे कम प्रति व्यक्ति निवेश बिहार में थे। बीजेपी ने जवाब दिया, नीति रिपोर्ट में बिहार ने सबसे तेज प्रोग्रेस किया है। देश में सबसे अधिक पलायन बिहार से है। आरजेडी राज में तो इंडस्ट्री भाग गई थी। तेजस्वी के ट्वीट पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी पलटवार किया। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी की बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। जनता ने आपको क्विट कर दिया है, आपके बयान को कोई तवज्जो देता है? एक खानदान के 23 लोगों को विधानसभा और विधान परिषद में नौकरी दी गई थी, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड। तेजस्वी के पोस्ट पर बिहार की पॉलिटिक्स हाई है। तेजस्वी ने आंकड़ों के जरिए एक बार फिर एनडीए सरकार पर बड़ा हमला किया है, तो एनडीए तेजस्वी के आंकड़ों पर ही सवाल खड़े कर रही है। तेजस्वी के इस पोस्ट से नई राजनीतिक बहस शुरू हो गई। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड के बाद मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। जहरीली शराब पीने के बाद एक और शख्स योद्धा मांझी की मौत हो गई। मोतिहारी में शराब पीने से मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। हर तरफ मातमी सन्नाटा पसरा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अस्पताल में मातमी माहौल, गहरा सन्नाटा और रोता बिलखता परिवार। मोतिहारी में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ये तस्वीरें हैं मोतिहारी के शंकर सरैया के रहने वाले योद्धा मांझी के परिवार की। योद्धा जहरीली शराब पीने के बाद जिंदगी का युद्ध हार गए। योद्धा मांझी का जहरीली शराब पीने के बाद सदर अस्पताल में इलाज चल रहा था। दोपहर में अचानक उनकी मौत हो गई। अब उनकी पत्नी और परिजन दहाड़े मारकर रो रहे हैं। कालू हमनी का 12 बजे खानी आए रहे तो दवाई वाई दे के छोड़ दिया। हाँ तो दवाई देलक लोग, दवाई लेके हमनी का चल गए घरे। जहरीली शराब कांड के बाद पूरे इलाके में कुछ ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं। मातमी शोर तेज होता जा रहा है। जहरीली शराब कांड में एक ऐसा भी शख्स है जिसकी जान तो बच गई, लेकिन एक साथ बैठकर शराब पीने वाले उसके साले की मौत हो गई। जहरीली शराब पीने से लाल कृष्ण यादव की मौत हो गई और उसके जीजा जय यादव की तबीयत खराब हो गई। अब जय यादव शराब नहीं पीने की कसमें खा रही। साला पिए थे तो वो तो रात डेथ कर गए। पटना जा रहे थे, यहाँ से प्राइवेट नर्सिंग होम से रेफर करा कर पटना जा रहे थे, तो रास्ता में डेथ कर गए। मिंटू कुमार है। अब तो शराब नहीं पीजिएगा? शराब नहीं पिएंगे, एकदम कसम खा लीजिएगा शराब नहीं पिएंगे। डर लग रहा है अंदर में। मोतिहारी में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला जारी है। 2 अप्रैल को चंदू कुमार और प्रमोद यादव की मौत हुई। 3 अप्रैल को परीक्षण मांझी, चंपत शाह और हीरालाल महतो ने दम तोड़ दिया। 4 अप्रैल को लाल किशुन यादव
लड्डू साहा और मोहम्मद इलियास अंसारी काल के गाल में समा गए। 5 अप्रैल को योद्धा माझी जिंदगी की जंग हार गए। बड़ा सवाल है कि इन लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? कब थमेगा जहरीली जाम से जान जाने का सिलसिला? न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड के बाद प्रशासन का एक्शन जारी है। कई जगहों से स्पिरिट बरामद हुई है। मुजफ्फरपुर बॉर्डर तक छापेमारी की गई, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या रुकेगा मौत का ये कारोबार? देखिए ये रिपोर्ट। जहर की घूंट, सिस्टम का सन्नाटा, मौत का कारोबार, क्या मजबूरी का नाता? बिहार देश का वो राज्य जहां शराबबंदी है, लेकिन हकीकत में जहर का कारोबार आज भी जिंदा है। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड के बाद अब प्रशासन हरकत में आया है। पुलिस और उत्पाद विभाग एक्शन मोड में है। छापेमारी हो रही है। गांव-गांव, खेत खलिहानों तक तलाशी चल रही है। ये तस्वीरें हैं मोतिहारी की, जहां कुछ घूंट पीने भर की लालच में परिवार उजड़ गए। मां का सुहाग उजड़ गया। बेटी की शादी से पहले पिता का साया सिर से उठ गया। कई युवा अपनी आंखों की रोशनी गवा बैठे और कुछ की तो जान ही चली गई। ये सिर्फ शराब ही नहीं थी, ये मौत का जहर था। स्पिरिट से बनी वो जहरीली शराब जो परिवारों को हमेशा के लिए तोड़ गई। लेकिन अब सिस्टम जाग गया है। मोतिहारी में पुलिस और उत्पाद विभाग ने मोर्चा संभाल लिया है। छापेमारी के बाद शराब बनाने वाला 700 लीटर जहरीली स्पिरिट बरामद किया गया। वो स्पिरिट जो हजारों लीटर जहरीली शराब बनाने के लिए तैयार था, वो स्पिरिट जो कुछ बूंदों में जिंदगी छीन लेता है। पुलिस प्रशासन का बड़ा एक्शन, कई जगहों से स्पिरिट बरामद, जहर बनाकर बेचने वालों पर वार, मुजफ्फरपुर बॉर्डर तक छापेमारी। वहीं मुजफ्फरपुर के सीमावर्ती इलाकों में भी पुलिस और एक्साइज विभाग का बड़ा एक्शन हुआ। कई ठिकानों पर दबिश हुई, कई लोग हिरासत में हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या ये कार्रवाई काफी है? क्योंकि हर बार हादसे के बाद ही क्यों जागता है सिस्टम? क्यों हर बार मासूम जिंदगियां इस जहर की भेंट चढ़ जाती? मोतिहारी से लेकर मुजफ्फरपुर तक एक्शन जारी है, लेकिन ये एक्शन सिर्फ बरामदगी नहीं, ये उन निर्दोष परिवारों के लिए न्याय की लड़ाई है जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। शराबबंदी का कानून मजबूत है, लेकिन इसे और सख्ती से लागू करने का वक्त आ गया है, ताकि कोई माँ फिर रो न पड़े, कोई बच्चा अनाथ न हो और कोई परिवार दोबारा न टूटे। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट।